हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा। आप देख रहे हैं ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसमें अभी तक हम संविधान के भाग 1 और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, अनुसूचियों को, प्रस्तावना को, इन सब चीजों को समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ था, कैसे फजल अली आयोग बना था, कैसे धर आयोग बना था, और उसके बाद कैसे पहले हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और उसके बाद क्या होता है कि उसी क्रम में और प्रदेशों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया चलती है 2 जून 2014 तक, जब तक हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले हमारा एक राज्य था, उसको हमने 31 अक्टूबर 2019 को दो अलग यूटी के रूप में, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया, जिससे एक राज्य कम हो जाता है। और क्या हो जाता है, यूटी की संख्या कितनी हो जाती है, हमारी 9 हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को इकट्ठा कर दिया, 2 यूटी थे उनसे एक बना दिया। और उसके बाद अब संख्या हमारी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो ये पूरा क्रम हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको हम समझने वाले हैं। आज हम नागरिकता पढ़ेंगे, संविधान का भाग 2, और उसमें नागरिकता। तो नागरिकता, बेसिकली नागरिक क्या होता है, ये चीजें समझेंगे। और उसके बाद नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, कैसे नागरिकता छीन ली जा सकती है, किनको नागरिकता मिल सकती है, किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, और नागरिकता के जो प्रावधान है संविधान में, उनको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता को समझेंगे हम लोग। ये है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देख लेते हैं नागरिकता को। तो नागरिक शब्द जो है, नागरिक, उससे आशय क्या है, नागरिक क्या होता है। नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी भी देश में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि किसी देश में रहने वाले लोग, रहने वाले, अब रहने वाले लोग का मतलब क्या है, यहाँ पे विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं, कोई विदेशी भी रह सकता है। और दूसरे लोग कौन होते हैं, नागरिक। तो नागरिक और रहने वाले लोग, रहने वाले लोगों में सभी लोग आ जाते हैं। वो किसी पर्पज से, किसी कंपनी की वजह से यहाँ पे जॉब कर रहे हों, या और भी कोई काम हो सकता है, किसी कारणवश यहाँ घूमने आए हों। तो बहुत विदेशी लोग भी शामिल हो सकते हैं जो यहाँ रहते हैं। उसके बाद नागरिक क्या होते हैं, नागरिक ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ वोट देने का अधिकार होता है। वो भारत में कहीं भी रह सकते हैं। भारत के जो संविधानिक प्रावधान है वो सभी उन पर लागू होते हैं। किसी भी पद पर वो आसीन हो सकते हैं। यहाँ किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी और चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चुनाव को लड़ सकते हैं योग्यता के आधार पर। तो ये सारी चीजें, ये जो विशेषाधिकार होते हैं, ये किसे मिलते हैं, ये केवल नागरिक को मिलते हैं, ये सभी व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं। तो नागरिक और जो सामान्य लोग होते हैं उनमें क्या अंतर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो बात आती है, एक होते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या किसी भी क्षेत्र में अल्प होती है। अल्प का मतलब कम संख्या में जो लोग पाए जाते हैं उनको अल्पसंख्यक कह देते हैं। अब ये अल्पसंख्यक लोग हर राज्य में अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों में हमारे जो मुस्लिम समुदाय का लोग है, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ये सब अल्पसंख्यक लोगों में आते हैं। उसके बाद जैन हो गए, बौद्ध हो गए। तो उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएं तो वहां जनजातीय लोग पाए जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, हिंदू लोग भी कुछ जगहों पर अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक हो गए किसी भी स्थान पे जिनकी संख्या या प्रजाति के लोग कम पाए जाते हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ठीक, तो अब समझ लेते हैं नागरिकता के बारे में, जो भी प्रावधान है नागरिकता को। नागरिक हमने समझ लिया कि जिसको सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वोट देने का अधिकार, वहां पे किसी भी पद पे नियुक्त होने का अधिकार,
वहां किसी भी चुनाव को लड़ने का अधिकार, तो ये सब नागरिक को प्राप्त होते हैं, सभी व्यक्तियों को इक्वल रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि देश में रहने वाले विदेशी भी हो सकते हैं और भारतीय या उस देश के निवासी भी हो सकते हैं। तो ये जो अधिकार हैं किसी देश के पूर्ण सदस्य जिन्हें उस देश में सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो उन्हें नागरिक कहते हैं। अगर नागरिक की बात करें तो एक तो उन्हें सिविल अधिकार जो भी हैं सिविल मामलों में वो सभी प्राप्त होते हैं और राजनीतिक मामलों में भी सभी अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। उसके बाद एकल नागरिकता। अब अगर नागरिकता की बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नागरिकता है, तो नागरिकता को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत में नागरिकता कैसी है। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, एकल नागरिकता है और इसे हमने ग्रहण किया है कहां से? ब्रिटेन से। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता को लिया है। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और हम भारत के भी नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश के हम केवल निवासी हैं और नागरिक कहाँ के? हम भारत के। तो यहाँ पूरे भारत में जो भी व्यक्ति है वो नागरिक किसका है? भारत का। और जहां पे वो रहता है तो वहां क्या क्या है? निवासी। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। वहां पे अगर कोई रहता है, किसी मैक्सिको में रहता है, तो वो मैक्सिको का क्या हो गया? वहां का तो वो निवासी, वो वहां का भी नागरिक हो गया। और वो यूएसए जो पूरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसका क्या हो गया? उसका भी नागरिक हो गया। वहां पे एक तो प्रांत की जो होती है नागरिकता और जो पूरे राष्ट्र की नागरिकता है वो दोनों अलग अलग नागरिकता होती हैं। तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ क्या है? इकहरी नागरिकता प्रावधान है, या कहते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त विशेष अधिकार। तो ये अभी हमने डिफाइन कर दिया कि विशेष अधिकार क्या होते हैं, कि आपको वोट डालने का अधिकार, यहाँ पे किसी पद पे नियुक्त होने का अधिकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने का अधिकार। तो ये केवल किसको होंगे? जो भारत का नागरिक होगा। बाकी कोई बाहर का व्यक्ति है वो इन पदों के लिए कभी भी योग्य नहीं होगा और वो इन पदों के लिए कभी भी उम्मीदवारी नहीं हासिल कर सकता। यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं इनको हम समझ लेते हैं। ये जो अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो बाहर से रहते हैं या कोई भी व्यक्ति हुए उनको ये अधिकार नहीं दिए गए। केवल भारतीय नागरिक अगर वो है तो उसको ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं, एक तो हमारा 15, 16, 19, 29 और 30, तो ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। 15 में क्या दे रखा है कि धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे कानूनी मामला हो चाहे और किसी मामला में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भी विभेद जो होगा उसका निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। 16 में क्या कहा गया है कि 16 में उनको किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए विभेद का निषेध है। ठीक है, अगर कोई पद है तो जो जिसे कहते हैं पद पर नियुक्त होने की जो स्वतंत्रता है उसमें कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बाद 19 में क्या कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि आपको बोलने का अधिकार, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार, किसी भी जो भी यहाँ का कोई मुद्दा है तो उस पर अपनी बात रखने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार। तो ये सारी चीजें विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आपको ये अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 29-30 में क्या है? अपनी सांस्कृतिक शिक्षा का जो प्रसार है उसको करने का अधिकार। ये भी किसको है? केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कहने का मतलब, और जो मूल अधिकार हैं वो ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन ये मूल अधिकार केवल किसे प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त हैं। तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्लास में, आगे देख लेते हैं मतदान का अधिकार। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मतदान केवल भारतीय नागरिक हैं आप तभी कर सकते हैं, और एक कैटेगरी होती है एनआरआई। ठीक है, तो एनआरआई अगर आप हैं तो इनको भी वोट देने का अधिकार होता है। नॉन रेजिडेंस इंडियन इनको बोलते हैं। इनका
जिक्र अभी हम बाद में करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल तो मतदान करने का अधिकार किसे होता है? नागरिकों को केवल। चुनाव लड़ने का अधिकार, तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को। प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की योग्यता का अधिकार, इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य का भी निर्वहन। तो कहने का मतलब ये है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं या उसकी उम्मीदवारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये केवल कौन हो सकता है? केवल भारतीय नागरिक हो सकता है। अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो इस पद के लिए कभी भी वो उम्मीदवार नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे हम संवैधानिक उपबंधों की बात करते हैं अगर, तो हमारा जो भारत का संविधान है उसका भाग 2 जिसमें हम नागरिकता को पढ़ते हैं, तो उसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं 5 से 11। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11 पढ़ते हैं क्योंकि 1 से 4 आर्टिकल में हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा था। 5 से 11 तक जो आर्टिकल है वो हमारे नागरिकता से संबंधित है और उसमें नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं उनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है हमारा? तो अनुच्छेद 5 कहता है, वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, भारत का जो मूल निवासी हो, मूल रूप से भारत का निवासी हो। अब इसमें क्या कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के बाद से अगर जो भारत का निवासी है या उससे पहले से भारत का निवासी है, या यूं कह लें कि जो संविधान लागू हुआ था उस समय उसका माता या पिता में से कोई भारत का निवासी था, तो वो सब क्या होंगे? वो भारत का अगर कोई व्यक्ति निवासी है तो वो मूल निवास के स्थान पर उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। तो भारत का नागरिक होगा, कहलाएगा जो अगर मूल निवासी है भारत का। ठीक है, और कब से? 26 जनवरी 1950 के पहले से अगर भारत का निवासी है कोई, तो वो मूल निवासी के रूप में भारत का नागरिक होगा। उसके बाद अनुच्छेद 6 में कहा गया है, उस व्यक्ति की चर्चा है जिसका पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन या स्थानांतरण हुआ हो। इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब क्या कहा गया था? एक तो जो भारत में मूल रूप से रह रहे थे उन व्यक्तियों का जिक्र था। अब मूल रूप से रह रहे व्यक्तियों में से क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या था कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी रह रहे थे क्योंकि वो अविभाज्य भारत था, और उसमें क्या था, ब्रिटेन के लोग भी रह रहे थे। तो अब ये समस्या आने लगी कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो जो आर्टिकल 5 है उसमें कहा गया कि वही मूल रूप से भारत का नागरिक होगा कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, तो वो नागरिक होगा। अब बात आती है स्थानांतरण हुआ। अब ये पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरण हुआ क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के समय क्या हुआ, अब वहां पाकिस्तान में रह रहे कुछ लोगों की इच्छा थी कि हम भारत में रहेंगे जाके, तो वो भारत में प्रव्रजन करेंगे, वहां से इधर आएंगे और इधर से कुछ लोग उधर जाएंगे, क्योंकि जिसको जहां पसंद होगा वो वहां रहेगा। तो उधर से जब इधर आते हैं तो उनके बारे में प्रावधान जो दे रखा है वो आर्टिकल 6 में है, जो पाकिस्तान से भारत में एंटर करेंगे। अब इसमें से एक कंडीशन थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे। अब ये 19 जुलाई 1948 से पहले भारत जो आए उनमें क्या कंडीशन थी कि उनको भारत में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी कि आप भारत में आइए, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत में आराम से रह सकते हैं। इस पे कोई प्रावधान अभी तक नहीं था। जो भी पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे रहने के लिए वो भारत में आ गए, बशर्ते कि पहले अविभाज्य भारत का उनमें से कोई माता पिता उनके, ठीक है, वो भारत के ही नागरिक होने चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए, ठीक है, तो जो पहले वाले थे उनपे कोई नियम कानून नहीं लगाया गया था, लेकिन आर्टिकल 6 ये कहता है जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में एंटर होते हैं उनपे कुछ शर्तें लगा दी गई। शर्तों का मतलब क्या हुआ, अब इन्हें क्या चाहिए था, परमिट बनवाना पड़ता था। ठीक है, अब इन्हें परमिट के द्वारा भारत में आने की अनुमति मिलती थी, क्योंकि क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी कि कोई भी प्रावधान नहीं था, उससे क्या हुआ, बहुत अधिक लोग, कभी कभी इसका मिसयूज होने लगा था। मिसयूज का मतलब क्या है, कोई भी आया जा रहा है, कोई भी वहां से टेररिस्ट हो गया, कुछ भी हो गए, तो वो भारत में ऐसे ही एकदम से रहने आ जा रहे थे, उनपे कोई रोक टोक नहीं थी। तो यहाँ पे परमिट की व्यवस्था की गई
कि आपको उधर से परमिट बनवा के आना पड़ेगा और आपको ये पता मतलब बताना पड़ेगा कि आप वहां जा रहे हैं और स्थायी रूप से आप भारत में रहेंगे। तो ये परमिट की व्यवस्था की गई 19 जुलाई 1948 के बाद। जो लोग भारत में आएंगे, उससे पहले कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि आप भारत में आके आराम से रह सकते। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरण या प्रव्रजन कर गए थे परंतु बाद में भारत लौट आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी क्या था कि जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में रहने आए। ऐसे ही क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो इधर भारत में जो लोग रह रहे थे तो भारत के लोग पाकिस्तान में रहने चले गए। कुछ लोग क्या था भारत से पाकिस्तान में रहने चले गए। अब उन्होंने पहले सोचा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे जाके, लेकिन थोड़े ही दिनों में उनको वहां का जो पाकिस्तान का असली रूप है वो उनके सामने आ गया। तो जब सामने आ गया उन्हें सोचा अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, यहाँ तो गलत आ गए, यहाँ गलत फंस गए। तो गलत फंसने का क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा कि अब हम फिर से भारत जाएं। तो अब उस टाइम क्या था, भारत का जो नजरिया था कि जो भारत से गया है अभी फिर से वो भारत में आना चाह रहा है, तो आप बताइए कि उसको भारत में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि वो कुछ समय पहले ही गया है, उसने सोचा कि पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी उसको क्या लग रहा है कि गलती हो गई, हमें तो वहीं रहना चाहिए था। तो वो जब आना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, ये कहावत भी सुनी होगी और ये सही भी होती है। तो ये गए तो थे लेकिन कुछ समय के बाद ही भारत वापस आना चाहते थे, तो इनसे कहा गया ठीक है आप आ जाइए। तो इनको भारत में आज आने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, तो इनको भारत में आ जाने दिया और उसके बाद इनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो इसका प्रावधान जो है वो किसमें, अनुच्छेद 7 में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 8 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किए गए हैं, उस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की गई है जो भारतीय मूल या उद्भव का है परंतु वह भारत के बाहर रहता हो। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय मूल का तो है और भारतीय ही है, भारतीय मूल का है लेकिन रहता विदेश में है। अब ये क्या मतलब हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने कई चीजें पढ़ी होंगी कि बहुत सारे संगठन ऐसे बने थे जो विदेशों में बने थे। चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो गया, चाहे इधर इंडोनेशिया हो गया, चाहे जापान हो गया, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी सेनाओं का निर्माण वहां पे किया गया था। तो भारत के बहुत से लोग विदेशों में रह रहे थे, जो भारत के नागरिक थे विदेशों में रह रहे थे। और विदेशों में ही अब क्या होगा, जब वहां से वो स्थायी रूप से रहने लगे तो उनके बच्चों का जन्म होगा वहीं पे, और बच्चों का जन्म होगा तो जो बच्चे होंगे उनकी नागरिकता कहाँ की कहलाएगी, भारत की नागरिकता कहलाएगी या विदेश की नागरिकता कहलाएगी। तो ये जो समस्या थी तो उसको सुलझाने के लिए क्या क्या कहा गया, क्योंकि विदेश वाले उन्हें एक्सेप्ट शायद ना करें और वो भारत में ही आना चाहते हैं, वो हमारे भारतीय ही हैं, तो उनको हमने क्या कहा, उनको आर्टिकल 8 में रखा गया है। तो ये उस तरह के व्यक्ति हैं जो विदेश में रह तो रहे हैं, जिनकी पूरी फैमिली परिवार वहां पे रह रहा है, लेकिन वो भारत के नागरिक होंगे। अगर वो भारत आएंगे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे, ये आर्टिकल 8 में प्रावधान किया गया है ऐसे लोगों का जो विदेश में रह रहे हैं। अब इनमें कौन शामिल हो सकते हैं, आज के राजदूत भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो राजदूत हैं वो विदेश में रह तो रहे हैं लेकिन उनको नागरिकता किसकी है, भारत की। तो इस तरह जो लोग भारत भारत से बाहर थे उनको नागरिकता किसमें दी गई, आर्टिकल 8 में, जो उस टाइम के। अब जो प्रावधान, ये वाले प्रावधान जो थे ये कब के थे, ये उस टाइम के थे जब भारत क्या था, आजाद हुआ था। और उस समय जो नागरिकता के प्रावधान थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बनाए गए थे, बस ये कहा गया था कि जिसका जिधर मन हो उस हिसाब से वो प्रावधान बनाए गए, थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे। ठीक है, उसके बाद हम नागरिकता अधिनियम 1955 को समझ लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने संबंधी 5 प्रावधान है इसमें। ठीक है, नागरिकता भारत की कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए इसमें 5 प्रावधान किए गए। उनमें से प्रावधान एक क्या है, जन्म से। अब जन्म से का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर जो संविधान लागू हुआ है भारत में हुआ हो और जो संविधान लागू हुआ है उससे पहले उनके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो जन्म से वो जो व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा।
कुल मिला के क्या हुआ कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले, उसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और उससे पहले अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारत का अगर नागरिक होता है, तो वो जो बच्चा होगा वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा और उसको नागरिकता कब से मिल जाएगी? जन्म से। ठीक है, जन्म से उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद क्या होता है? वंश के द्वारा या वंश परंपरा के आधार पर। तो वंश परंपरा के आधार पर क्या हुआ, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो इन लोगों को नागरिकता जो मिली हुई है वो वंश परंपरा के आधार पर मिली हुई। वंश परंपरा का मतलब क्या हुआ, हमारे दादा परदादा, ठीक है, वो सब क्या थे? भारत के नागरिक थे। उसी वजह से जो वंश हमारा चला आ रहा है, उसी में आगे के क्रम में जो हम लोग आए हैं, हमको भी क्या है? भारत की नागरिकता मिल गई है। तो हमें किस हिसाब से मिल गई है? वंश के आधार पर। और ये क्या था? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि अगर ये व्यक्ति भारत से बाहर भी है तो ये क्या कर सकता है? आवेदन करके यहाँ की नागरिकता ले सकता है जन्म से। जन्म से का मतलब क्या हुआ कि इसके व्यक्ति का। अब ये जन्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा मिसयूज भी हो रहा था। उस टाइम ये कह दिया गया था कि जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो नागरिकता मिल जाएगी उसे भारत की। तो होता क्या था कि जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ जाते थे। अब वो पाकिस्तान से आने लगे और उन्होंने क्या किया कि वो भारत आके शादी कर लेते थे। भारत की किसी महिला से उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता था वो अब क्या होगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। क्योंकि हमने कह रखा है कि जन्म से भारत का नागरिक, क्योंकि उसकी जो माता है वो भारत की नागरिक है। ठीक है, तो ये चीज चलने लगी, इससे इसका मिसयूज होने लगा था, जो पहली वाली शर्त है। तो इसको बंद करने के लिए क्या किया गया? सरकार ने 1986 में एक प्रावधान किया, और 1986 में प्रावधान किया। अब प्रावधान क्या कर दिया गया कि अब अवैध रूप से उनके जो माता पिता हैं उनमें से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। अवैध रूप का मतलब है वो कुछ समय पहले नहीं आना चाहिए, कम से कम भारत में 6 महीने उस समय शर्त रखी गई थी, अब उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया गया। तो कम से कम 6 महीने उसको वो भारत में रहा हो, उसके बाद जो बच्चा होगा उसको क्या? भारत की नागरिकता जन्म से मिलेगी। ठीक है, तो ये वाले प्रावधान किए गए थे। हालांकि ये उस टाइम के प्रावधान थे, इनको अभी पूछा नहीं जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। वंश परंपरा के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग के जो वंश हैं, हम लोग के दादा परदादा यहीं रहे हैं, तो इसी वजह से हमें नागरिकता यहाँ की मिल गई है। तो वो क्या होती है? वंश परंपरा के आधार पर। उसके बाद क्या होता है? पंजीकरण के द्वारा। अब ये पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता होती है वो कैसी नागरिकता होती है? कोई मान लो विदेश का व्यक्ति है, वो भारत में घूमने आया, यहीं रह गया, उसको यहीं अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, मन ही नहीं हो रहा है अब विदेश जाने का, भारत तो स्वर्ग है। वैसे भी हम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की धरती है हमारी, पूरा संसार हमारा परिवार है, ऐसा माना जाता है। भारत की जो संस्कृति है उसमें ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए क्या हुआ कि जो विदेशी हैं, जो अगर वो भारत में आ गए हैं, उनको यहीं पे मन लग गया है, तो पंजीकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। पहले ये प्रावधान किया गया कि पहले 6 साल तक, ठीक है, वो 6 महीने तक, जो स्टार्टिंग में हमारा जब संविधान लागू हुआ था या हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो अवधि थी वो 6 महीने तक यहाँ पे रहे, उसके बाद वो पंजीकरण, उसके बाद 5 साल हो गया और वर्तमान में 7 साल है। ठीक है, अगर 7 वर्ष से कोई व्यक्ति है जो विदेशी है, वो भारत में रह रहा है, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इस माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम। ठीक है, वह शर्ते वो किसी अन्य देश का नागरिक ना हो। ठीक है, उसके बाद देशीकरण या प्राकृतिककरण के द्वारा। अब ये देशीकरण या प्राकृतिककरण के द्वारा, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नागरिकता का प्रकार है, इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आता है, ना ही उसका व्यवसाय है, ना ही वो कोई और काम करता है, ना यहाँ जॉब कर रहा है, ना ही कुछ, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से, लेकिन वो फिर भी भारत में आ जाता है, और भारत में आ जाने के लिए उसे नागरिकता मिलेगी कैसे? तो उसका एक प्रावधान है कि भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दे रखी है, ठीक है, 22 भाषाएं जो दे रखी हैं, उन 22 भाषाओं में से उसे किसी एक भाषा का ज्ञान हो जाना चाहिए, उसे एक भाषा अच्छे से आ जाए। उसके बाद क्या हो कि वो कला या विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। उस व्यक्ति की जो रुचि है वो कला या विज्ञान में होनी चाहिए और उत्कृष्टता होनी चाहिए। कहने का मतलब है वो साइंटिस्ट होना चाहिए, कोई अच्छा
उसमें जो हुनर है वो होना चाहिए कला या विज्ञान के क्षेत्र में, कोई कला या विज्ञान होना चाहिए, और यहाँ की एक भाषा वो अच्छे से सीख जाए, और उसका जो यहाँ पे जिसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो नेचर है वो अच्छा रहे, और कम से कम उसे 10 साल तक भारत में रहना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष तक अगर वो भारत में लगातार रहता है तो उसको देशीकरण या प्राकृतिककरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसकी क्या क्या शर्तें हैं? एक तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से उसे एक भाषा आनी चाहिए। दूसरा क्या है, 10 वर्ष वो भारत में कम से कम रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। और उसके बाद तीसरी जो शर्त है वो क्या है कि कला या विज्ञान में उसकी विशिष्ट रुचि होनी चाहिए। तो इन तीनों जो शर्तों को पूरा करेगा वो क्या होगा, देशीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा, राज्य क्षेत्र का समावेशन ये क्या होता है, अभी मान लीजिए कि हमने जैसे सिक्किम को ऐड किया, सिक्किम को हमने भारत में ऐड कर लिया, तो सिक्किम को जब हमने भारत में ऐड कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, सिक्किम में जो जनता रह रही है तो उसको क्या होगा, राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने अपने अधिकार में ले लिया। अब अपने अधिकार में ले लिया तो वहां के जो लोग होंगे उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। कल को क्या करें, अगर बांग्लादेश कहे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो बांग्लादेश जैसे ही भारत में शामिल होगा तो बांग्लादेश के जो भी निवासी होंगे उनको क्या होगी, भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। किस माध्यम से, राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा, क्योंकि बांग्लादेश का जो क्षेत्र होगा उसको हमने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया होगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्लास में। उसके बाद हम नागरिकता अधिनियम 1955 के और प्रावधानों को देख लेते हैं। नागरिकता होने के 3 कारण बताए गए हैं। अब नागरिकता खोई कैसे कैसे जा सकती है, अभी पीछे हमने समझ लिया कि नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे, नागरिकता खोई कैसे जा सकती है, स्वैच्छिक त्याग द्वारा। स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर चला गया है और उसने किसी विदेश की या मतलब किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर ली है और वो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करना चाहता है, तो उसको स्वैच्छिक त्याग के द्वारा भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। या वह क्या करता है, व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही ग्रहण करेगा तो भी उसकी नागरिकता वहां पे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये स्वैच्छिक हो गया कि कोई व्यक्ति या तो भारत से चला जाए और भारत की नागरिकता त्याग दे और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। तो ये व्यक्ति के अपने विचार पर, जिसे कहते हैं स्वैच्छिक त्याग के द्वारा नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा क्या होता है कि उसकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि जैसे दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, या और उसके पास ऐसी कोई विकृति, या वो किसी, जैसे आपका अभी युद्ध चल रहा है, मान लीजिए चीन और भारत का, तो भारत चीन का युद्ध चल रहा है, वो चीन के गुणगान करे जा रहा है, चीन की जय जयकार करे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा देश है, अगर वो देशद्रोह के रूप में कुछ भी ऐसा कार्य करता है तो उसकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त कर देने का मतलब ये नहीं है कि उसको भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो भारत में रहेगा, भारत में काम धाम कर सकता है, भारत में सब कुछ है, लेकिन उसका जो चुनाव, जो मतदान करने का अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा। भारत के किसी सेवा में वो नहीं आ सकता है, और जो भारत में जो भी पद होते हैं उनमें किसी में वो चुनाव के लिए योग्य नहीं रह जाएगा। अगर किसी की नागरिकता छीन ली जाती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नागरिकता छीनने का मतलब है उसको जो विशेषाधिकार दे रखे हैं, जो नागरिकों को विशेष अधिकार हैं, वो उससे छीन लिए जाएंगे। अब वो एक कॉमन मैन रह जाएगा, जैसे कोई विदेशी भारत में आता है तो उस तरह का आदमी रह जाएगा, उसको विशेषाधिकार जो है वो उसके नहीं रह जाएंगे। उसके बाद तीसरा है वंचित करने के द्वारा। वंचित करने के द्वारा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से भारत में आता है और वो किसी ऐसी प्रक्रिया से भारत में नागरिकता लेने की कोशिश करता है, जैसे उसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वगैरह या डुप्लीकेट करके यहाँ पे कुछ, जिसे कहते हैं असंवैधानिक या अवैध रूप से वो कुछ काम करके नकली पेपर बनवा के यहाँ की जो नागरिकता है लेना चाहता है, या कुछ ऐसा डिफॉल्ट अगर करता है,
तो उस आधार पे क्या करा जाता है कि उसको वंचित कर दिया जाता है, उसको भारत की नागरिकता आगे कभी भी नहीं मिलेगी, उसको वंचित कर दिया जाता है नागरिकता से, कि तुम बैन लगा दिया जाता है एक तरह से। अगर कोई व्यक्ति, जिसे कहते हैं अवैध रूप से कोई काम करके भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो ये 3 चीजें हो गई, इसके आधार पर भारत की नागरिकता जो है उसका त्याग हो जाता है और उससे जो भी व्यक्ति है उसकी नागरिकता भारत की समाप्त कर दी जाती है। आगे समझ लेते हैं। आगे विदेशी भारतीय नागरिकता। तो विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है? एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है, ये 2000 में बनी थी एल.एम. सिंघवी समिति, और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर विदेशी भारतीय नागरिकता के कुछ प्रावधान किए गए थे। समिति ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की थी, ठीक है। जो समिति थी उसने नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें संशोधन की सिफारिश की थी। और उसके बाद ये 2 स्कीम्स आती हैं। इसमें से पहले तो ये स्कीम आती है और उसके बाद 2015 में ये स्कीम बंद हो जाती है और 2015 के बाद से ये वाली स्कीम लागू होती है, ठीक है। तो ये केवल अभी जो स्कीम लागू है वो ओसीआई वाली स्कीम लागू है। 2015 में पीआईओ स्कीम बंद हो जाती है। तो ये पीआईओ स्कीम क्या होती है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है? जो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन से कहे जाते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति वो कहे जाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इनके माता पिता में से या दादा दादी या इनके पूर्वजों में से कोई भारतीय नागरिक तो रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, वो जब वो भारतीय नागरिक रहे उसके बाद क्या हुआ, वो विदेश में जाके रह गए और वहां पे उन्होंने उनकी नागरिकता ले ली। लेकिन ये जो लोग थे ये होते क्या है, ये या तो साइंस से संबंधित होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, या ये वहां पे कोई बड़ा कारोबार कर रहे होते हैं। तो इनकी जरूरत तो हमें है, इनकी जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि जब ये भारत आएंगे या भारत की नागरिकता लेंगे तो भारत को कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका जो आना है वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, तो हमने सोचा इनको भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए। तो ये जो पर्सन होते हैं, जो जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय मूल के रहे होते हैं या भारत के नागरिक रहे होते हैं और उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं, विदेश में रहने लगते हैं जाके, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ये पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि इनका जो ओरिजिन है वो भारत का है लेकिन उसके बाद क्या है, ये विदेश में रहने लगे हैं जाके। तो इनको एक कार्ड दे दिया गया था, पीओआई का कार्ड, ठीक है, पीआईओ का कार्ड, सॉरी, पीआईओ का कार्ड जो था, ये इनको एक कार्ड दे दिया जाता था। इससे क्या होता था कि ये भारत में आ सकते हैं और भारत में रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन क्या होता था कि इनको हर 6 माह में, हर 6 माह में जो यहाँ पे हेडक्वार्टर होता था वहां पे जाके इनको अपनी लोकेशन बतानी पड़ती थी, ठीक है, ये कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, और भी जो सवाल होते थे उनके थोड़े बहुत जवाब इनको देने पड़ते थे। कहने का मतलब है इनकी ट्रैकिंग होती रहती थी कि ये कहाँ पे रह रहे हैं। ये भी जो पीआईओ स्कीम थी उसमें जो इनको कार्ड मिलता था उसके जरिए भारत में आते थे, सारी स्वतंत्रताएं इनको थी। लेकिन क्या था कि इनसे 6 महीने में, हर 6 महीने में इनको रिपोर्ट करना पड़ता था वहां पे, तो एक एक्स्ट्रा जो बर्डन था वो उनके ऊपर आ जाता था। उस वजह से क्या हुआ, 2015 में इस स्कीम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जो क्या कौन सी स्कीम चल रही है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो व्यक्ति हैं ये ओसीआई का एक कार्ड मिल जाता है, ओसीआई धारक कहा जाता है इनको। ये कार्ड क्या होता है, ये कार्ड जैसे आपका पासपोर्ट होता है उस तरह का एक कार्ड होता है, उस पे ऊपर ओसीआई या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लिखा रहता है। इस कार्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो समस्या थी कि इनको हर 6 माह में रिपोर्ट करना पड़ता था, इस समस्या को इसमें रिजॉल्व कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये भारत में आ सकते हैं और किस मतलब कभी भी कितने भी टाइम तक यहाँ पे रह सकते हैं और इनको अब कहीं पे भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या होता है, ये जो थे, चाहे पीआईओ हो गए चाहे
OCI हो गए, इनको क्या होता है, ये इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है और ना ही ये भारत में जो मतदान होता है उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भारत में अबाध रूप से घूम सकते हैं और आ सकते हैं, और इन पर जो इनको जो कार्ड मिल जाता है वो दिखाकर इनसे कोई विशेष इनकी जान पहचान या इनकी चेकिंग जो होती है वो विशेष रूप से नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये हो गए, एक तो PIO हमने समझ लिया और OCI। तो OCI मुख्य रूप से क्या होते हैं, इनके माता पिता या दादा दादी में से कुछ भारत में रहे होते हैं और उस आधार पे इनका जन्म विदेश में ही हुआ होता है और ये बाद में भारत आ सकते हैं, इनको ये कार्ड मिल जाता है, ये आवेदन करते हैं। तो ये तो हो गया। एक और चीज होती है जो हमें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे ये OCI के बारे में ही दे रखा है, ठीक है। कौन है, तो हमने बता दिया कि ये विदेश में रहते हैं लेकिन क्या होते हैं, भारतीय होते हैं। और योग्यता, इनकी हमने योग्यता भी बता दी कि इनको क्या होना चाहिए कि इनका दादा दादी या माता पिता में से कुछ भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन ये लोग मुख्य रूप से क्या होते हैं, विदेश में ही, विदेश की नागरिकता इनके पास होती है और ये विदेश में ही रहते हैं मूल रूप से, लेकिन भारत आ जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ये कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कार्ड को ये ऑनलाइन आवेदन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, आजीवन वीजा, लंबे समय तक रुकना, ठीक है। अब इनको लाभ क्या होता है, वीजा, मतलब इन्हें बार बार वीजा उजा बनवाने की जरूरत नहीं होती है और लंबे समय तक ये भारत में निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए OCI। अब यहाँ पे NRI एक और चीज होती है, NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन। तो नॉन रेजिडेंस इंडियन ये क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो किसी पर्पज से, किसी व्यापार के पर्पज से या किसी जॉब के पर्पज से, ठीक है, ये लोग भारत से बाहर जाते हैं, ठीक है। वहां पे ये अपना कुछ काम करते हैं और उसके बाद इनकी जो नागरिकता है वो भारत की रहती है, ये विदेश में रहते हैं। और ये जो NRI लोग होते हैं, ये 6 माह से अधिक अगर भारत से बाहर रहते हैं तो इनको NRI बोला जाता है। अब ऐसा नहीं हुआ कि आप एक दिन के लिए अमेरिका गए तो NRI बन गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। 6 माह से अधिक के लिए, ठीक है, इनको वीजा और पासपोर्ट, ठीक है, बनवाना पड़ता है और उसके बाद ये NRI हो जाते हैं। अगर 6 महीने से अधिक समय के लिए किसी अन्य देश में रहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, NRI। इनको क्या होता है, जो NRI होते हैं इनको मतदान करने का अधिकार होता है, इनको मतदान का अधिकार होता है। लेकिन ये मतदान अभी 2020 में कुछ बात चल रही थी कि इनका जो मतदान है वो, क्योंकि वहां से यहाँ आके अगर ये करेंगे तो आके कर सकते हैं, नहीं तो अभी तक कोई पोस्ट वगैरह की सुविधा नहीं है, तो उस पर बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी उसका कोई निर्णय नहीं आया है। कुल मिला के इनको मतदान करने का अधिकार होता है और इनको नागरिकता किसकी प्राप्त होती है, तो भारत की नागरिकता इनको प्राप्त होती है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे किसान हैं और हमारे जो रक्षा क्षेत्र में है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सैनिक हो गए, तो उसी तरह से ये NRI, ठीक है। तो जैसे एक समय जब आया था, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो वो प्रतिबंधों की वजह से क्या हो गया, भारत का जो व्यापार था वो एकदम ठप हो जाता है। ठप का मतलब क्या हो जाता है, कोई देश हमसे व्यापार करना नहीं चाहता है क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। तो उन प्रतिबंधों से क्या होता है, भारत की जो इकोनॉमी है वो एकदम डाउन होने वाली होती है। लेकिन वो डाउन ना हो, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा था वो किसका रहा था, NRI, ठीक है। NRI ये कौन से लोग होते हैं, इनका मतलब क्या है कि ये है तो भारतीय, इन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की, यहीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब उस ज्ञान से ये क्या कर रहे हैं, विदेश में पैसे कमा रहे हैं और विदेश से पैसे कमाने के बाद सीधा जो धन होता है उसको भारत में भेजते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भारत की इकोनॉमी है वो बढ़ती है। तो कुल मिला के इन लोगों का भी विशेष योगदान होता है भारत की GDP में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और NRI की संख्या इस टाइम जो 55 से 60 लाख लगभग NRI हैं जो विदेश में हमारे रहते हैं और विदेश से पैसे कमाकर भारत में भेजते हैं। तो भारत की जो इंडियन की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ है इन NRI पे भी डिपेंड करती है। उस टाइम जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो वो इन लोगों ने ही संभाली थी और उसमें बहुत ज्यादा जो योगदान रहा था वो NRI लोगों का रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने समझ लिया नागरिकता को पूरी तरह से, किन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और किन लोगों को भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, ठीक है। तो जो नागरिकता के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी
इतनी चीजें नागरिकता के संबंध में पूछी जाएंगी और इस क्लास से नागरिकता के संबंध में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप आगे भी इस सीरीज में जुड़े रहिएगा। ये जो सीरीज है इसका जो वीडियो आता है वो रोज शाम 7 बजे आता है, ठीक है। तो रोज शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलता है और इस वीडियो का आप लाभ उठाइए, इस सीरीज का लाभ उठाइए, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।